नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सिविल सेवा में। डेट है आज की 17 अगस्त 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं प्रीलिम मार्क बूस्टर इन हिंदी में। आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो अटल बिहारी वाजपेयी की हाल ही में पुण्यतिथि मनाई गई है, तो उसके बारे में है। देखो, इस आर्टिकल में हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनको हम डिस्कशन में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जो हुआ था वो 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को, ठीक है। और कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद दूसरा फैक्ट जो है इम्पॉर्टेंट, 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया था। 16 अगस्त 2018 को, इसीलिए कल इनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी। दूसरी पुण्यतिथि थी इनकी, ठीक है। इसके अलावा इनके जीवन से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ये 3 बार रहे थे, ठीक है। 3 बार ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। और कब कब रहे? इनका फर्स्ट कार्यकाल जो था 1996 में ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे? 1996 में ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। और जबकि ये केवल 13 दिन प्रधानमंत्री रह पाए थे, तो सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का माना जाता है, 13 दिन का। और उसके बाद दूसरी बार जब ये प्रधानमंत्री बने तो करीब 11 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे, 1998 से 1999 के बीच। फिर 1999 से 2004 के बीच में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और 5 वर्ष का अपना कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। तो इस प्रकार ये 3 बार प्रधानमंत्री रहे। ये बात आपको याद रखनी है। इस टाइप के छोटे छोटे से फैक्ट जो हैं यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा किया और विदेश मंत्री भी रहे थे मोरारजी देसाई की कैबिनेट में। अगर बात की जाए इनको कौन कौन से महत्वपूर्ण प्राइज़ मिले, तो सबसे पहले तो भारत रत्न इनको प्राप्त हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। और 1992 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1994 में इन्हें लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया था। और 1994 में ही इन्हें सांसद उत्कृष्ट पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्राइज़ हैं इनके, भारत रत्न, पद्म विभूषण, लोकमान्य तिलक अवार्ड और सांसद उत्कृष्ट अवार्ड। इनकी डेट भी आपको याद रखनी है। उसके अलावा 25 दिसंबर को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में स्वशासन दिवस घोषित किया गया था। 25 दिसंबर को स्वशासन दिवस मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे। एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है और आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। उसके बाद अगर बात की जाए, 2015 में इन्हें बांग्लादेश सरकार के द्वारा बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम सम्मान प्राप्त दिया गया। बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम सम्मान भी प्रदान किया गया 2015 में। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टाइटल इनको मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इनके जीवन से जुड़ी कुछ अन्य रोचक बातें हम जान लेते हैं जो भी एग्ज़ाम में काम आ सकती हैं हमारे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पॉलिटिकल कैरियर था वो 4 दशक का था, मतलब कि 40 साल के लगभग इन्होंने पॉलिटिकल कैरियर में बिताए। और ये 10 बार लोकसभा के सांसद रहे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 10 बार लोकसभा के सांसद रहे और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। उसके बाद 2009 में इन्होंने पॉलिटिकल कैरियर से अपने संन्यास ले लिया था हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो हेल्थ इश्यूज़ के कारण इन्होंने पॉलिटिकल कैरियर से संन्यास ले लिया था 2009 में, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इनकी शैक्षिक योग्यता की, ये शैक्षिक बात की जाए शैक्षिक, तो यहाँ पर ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई की थी, ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से। और कानपुर के डीएवी कॉलेज से इन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की थी। देखो, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने और इनके पिताजी ने, दोनों लोगों ने कानपुर से एमए की, जो पॉलिटिकल साइंस से एमए किया था, दोनों लोगों ने साथ साथ किया था, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। उसके बाद आरएसएस से, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 1939 में वे जुड़े और उसके प्रचारक बने। भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये 23 दिन के लिए जेल गए थे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन से लिंक करके भी कोई फैक्ट्स इनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इजराइल यूएई शांति समझौता के बारे में है। अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ने इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और ऐसा करने वाला यह प्रथम खाड़ी देश बना। देखो, यहाँ पर बात हो रही है खाड़ी की, यानी गल्फ़ कंट्री की। इससे पहले भी 2 देश, जॉर्डन और मिस्र, ऐसा समझौता कर चुके हैं इजराइल से। अगर बात की जाए खाड़ी देशों में, तो खाड़ी देशों में यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात जो है पहला ऐसा देश बना है जो इजराइल से शांति समझौता किया है अभी हाल ही में, ठीक है।
तो उसके बाद अगर बात की जाए इस समझौते के नाम की, तो इस समझौते को नाम दिया गया है अब्राहम समझौता। इस समझौते को अब्राहम समझौता भी कहा जाता है। जब इज़राइल मिस्र 1979 और जॉर्डन के बीच में हुआ था 1994 में, ठीक है। इसके अलावा एक नॉर्वे अकॉर्ड है, वो भी इस शांति समझौते से संबंधित है। देखो अब्राहम नाम क्यों दिया गया? अब्राहम नाम जो है यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों से संबंधित है, इसीलिए इसे अब्राहम समझौता कहा जाता है। देखो इज़राइल में क्या है, इज़राइल में यहूदी धर्म को माना जाता है, जॉर्डन में और फ़िलिस्तीन में अन्य फ़िलिस्तीन, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा क्या है, इज़राइल के कब्ज़े को ये रोकते हैं। वेस्ट बैंक अभी किसके कंट्रोल में है? वेस्ट बैंक अभी कंट्रोल में है फ़िलिस्तीन कंट्रोल में, ठीक है। वेस्ट बैंक की अगर बात की जाए तो इज़राइल और जॉर्डन के बीच में ये सीमा बनाता है वेस्ट बैंक। उसके बाद इस समझौते से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि इसे कहाँ किया गया, तो ये समझौता अमेरिकी वाइट हाउस में घोषित किया गया। यूएई और इज़राइल दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के करीबी हैं और दोनों के रिलेशंस यूएई और इज़राइल के अमेरिका से अच्छे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए वेस्ट बैंक की, तो वेस्ट बैंक पर कब्जा देखो 1967 में अरब इजरायली युद्ध जब हुआ था पहले 1948 में, तब जॉर्डन ने उस पर कब्जा कर लिया था वेस्ट बैंक पर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1967 में जब इजराइल से फिर से युद्ध हुआ तो इजराइल ने इसे जॉर्डन से पुनः वापस कर लिया था, मतलब पुनः वापस प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर आया है हमास। हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है या हम कहें उग्रवादी संगठन है या आतंकवादी संगठन है जो गाज़ा पट्टी को संचालित करता है। मतलब कि गाज़ा पट्टी पर इसका कंट्रोल है, किसका? हमास का। ये मैप आप देख लीजिए, इज़राइल का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए ये है, पहले तो हम डेड सी की लोकेशन देख लेते हैं। ये है इज़राइल और जॉर्डन के बीच में, ठीक है, डेड सी। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए सी ऑफ गैलिसी, ये कहाँ है? ये सीरिया और इज़राइल के बीच में है। और यहीं पर है गोलन हाइट्स जिस पर कब्ज़ा कर रखा है इज़राइल ने, और ये सीरिया का पार्ट हुआ करता था लेकिन अब इज़राइल की कंट्रोल में है। तो गोलन हाइट्स किन के बीच में है? इज़राइल और सीरिया के बीच में। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर है ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, और ये है तेल अवीव जो कि इज़राइल की इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त राजधानी है। हालांकि यूएसए ने लास्ट ईयर जेरूसलम को मान्यता दे दी थी इज़राइल की राजधानी के रूप में, ठीक है। तो ये हमने इज़राइल का मैप जाना। उसके बाद यहाँ पर एक मिनट, ये है सिनाई पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। यहाँ पर आप दीजिए ये है, ठीक है, ये है सुएज कैनल, ठीक है। और ये सुएज कैनल आप देख रहे हैं, ये पोर्ट सईद है और ये पोर्ट सुएज है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया कि सुएज नहर के उत्तर में कौन सा पोर्ट है, तो सुएज नहर के उत्तर में है पोर्ट सईद और सुएज नहर के साउथ में है पोर्ट सुएज, ठीक है। और सुएज नहर किन को जोड़ती है? एक मिनट इसको मिटा देते हैं। सुएज नहर जोड़ती है, यहाँ पर देखिए मेडिटेरियन सी है और यहाँ पर नीचे है रेड सी और ये है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं RMS यानी रेड मेडिटेरियन और ऐसे सुएज। अगर आप RMS ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सुएज नहर से संबंधित तो आप आसानी से इसको मतलब कि टैकल कर सकते हैं या जवाब दे सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर जो कंटेस्ट था वो ये था गाज़ा पट्टी के बारे में। ये है गाज़ा पट्टी और ये है वेस्ट बैंक, ठीक है। तो वेस्ट बैंक पर अभी फ़िलहाल कंट्रोल किसका है? फ़िलिस्तीन का है। और गाज़ा पट्टी पर कंट्रोल किसका है? हमास का है। ये इज़राइल का कैप्चरिंग है, मतलब कि किस प्रकार से इज़राइल ने अपना एरिया बढ़ाया। ये वाइट कलर का आप दो देख रहे हैं, पहले इज़राइल था 1947 में, फिर ये इज़राइल इतना हो गया बढ़कर, ठीक है। फिर इज़राइल का कंट्रोल इतना हुआ 1948-49 में, और उसके बाद 1948-49 में जॉर्डन ने कब्ज़ा कर रखा था वेस्ट बैंक पर। उसके बाद 1993 में जब पोस्ट ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, नॉर्वे ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, तब से यह स्थिति है। ये ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, ये है फ़िलिस्तीनी, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो अटल टनल के बारे में है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर के अंत में अटल सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इस अटल सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा। कब? सितंबर 2020 में। अगर बात की जाए ये जोड़ता किसको है? ये सुरंग जो है लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है और पीर पंजाल रेंज में है, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स जो आपको याद रखने हैं। लेह मनाली राजमार्ग पर है और पीर पंजाल रेंज में है। रोहतांग दर्रे के नीचे इसे बनाया जा रहा है, ठीक है।
समुद्र तल से ये 3100 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी लंबाई जो है 8.8 किलोमीटर है, काफ़ी लंबी है। और अगर बात की जाए इसकी इम्पोर्टेंस की, तो इसकी इम्पोर्टेंस है सियाचिन ग्लेशियर को अक्साई चीन तक हमारी पहुंच को सुगम करना। उसके बाद अगर बात की जाए कुछ इसके जो फैक्ट्स हैं, 1860 में ये टनल प्रस्तावित की गई थी और पहली बार इसे बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका पुनः प्रस्ताव रखा 139 साल के बाद, तब से इसको बनाने के लिए 2002 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को काम सौंपा गया और 2019 में इसका नाम बदलकर पीएम मोदी ने इसका नाम बदलकर रोहतांग सुरंग की बजाय अब इसका नाम हो गया है अटल सुरंग। और इससे होगा क्या, इससे मनाली और लेह के बीच की जो दूरी है वो 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो है रोहतांग टनल है। अगर ये मान लीजिए ये मनाली से रास्ता आया है और पहले किस रास्ते से जाया जाता था, इस रास्ते से इस टाइप से होकर जाया जाता था, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ से आप इस तरह से जा सकते हैं। तो 46 किलोमीटर की जो दूरी है लेह और मनाली के बीच में कम हो जाएगी इस टनल के बनने के बाद। चलते हैं आगे केलोंग रेलवे स्टेशन से संबंधित एक छोटा सा फैक्ट है। केलोंग रेलवे स्टेशन लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित होगा और ये भारत का पहला सुरंग रेलवे स्टेशन होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला रेलवे सुरंग स्टेशन कहाँ है, तो ये केलोंग रेलवे स्टेशन है जो कि लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित होगा। उसके बाद नेक्स्ट रोहतांग दर्रा के बारे में है, जो इस आर्टिकल में आया है रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है और ये लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल और स्पीति घाटियाँ हैं, स्पीति, इनको जोड़ता है रोहतांग दर्रा। और चिनाब और ब्यास नदियों के बीच के जो जल क्षेत्र हैं वहाँ पर ये दर्रा स्थित है। चिनाब और ब्यास के बीच में जो जल क्षेत्र है उसमें ये दर्रा स्थित है, लाहौल और स्पीति को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश में है। ये 3 फैक्ट आपको रोहतांग दर्रा के बारे में याद रखने हैं। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, क्योंकि इस टनल का जो निर्माण किया जा रहा है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 1960 में। कब की गई थी? 1960 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे इसके जवाहरलाल नेहरू, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे जो सीमाई इलाके हैं उनमें डेवलपमेंट को प्रमोट करना, सड़क बनाना, ब्रिज बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये काम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा ये कुछ हमारे पड़ोसी देशों जैसे भूटान, तजाकिस्तान, म्यांमार, अफ़गानिस्तान और नेपाल, इनमें भी ये कुछ प्रोजेक्ट को डेवलप करता है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ओनली सिविल सेवा को सब्सक्राइब करें, जिस पर आपको डेली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की डिस्कशन मिलेगी। और साथ ही साथ आप हमारे MCQ सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आपको अन्य सोर्सों पर रिलाई ना होना पड़े। क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स की सीरीज़ देखते हैं उसके बाद आप MCQ सीरीज़ देखते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जिससे कि हमारे मोटिवेशन भी हो। थैंक यू।